नमस्कार। इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर शोभा सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बलबन। आप सब लोग ये जानते होंगे कि बलबन जो है वो दिल्ली सल्तनत काल में ही गुलाम वंश का एक सुल्तान हुआ है। बलबन से पहले आप कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक के रूप में पढ़ चुके हैं। फिर नेक्स्ट जो मेन सुल्तान हुए इल्तुतमिश का की उस सल्तनत की स्थापना के बाद में उसको शासन व्यवस्था स्थापित की, इस तौर पे पढ़ चुके हैं। इसके बाद में आप रजिया का अध्ययन कर चुके हैं। रजिया का अध्ययन इस तौर पे कर चुके हैं कि रजिया सल्तनत काल की एकमात्र महिला सुल्तान हुई है। हालांकि उसका टाइम पीरियड बहुत कम था और कुछ एक जो तुर्क अमीर थे उसके विरुद्ध उसने विद्रोह कर दिया था। इसके बाद में आता है मेन बलबन। बलबन का जो टाइम पीरियड है वो है 1266 से लेके 1287 ईस्वी तक का। अब बलबन के बारे में हम लोग जो बलबन का जो पूरा अध्ययन है उसको कुछ एक भागों में मैंने विभाजित कर दिया है ताकि उसको स्टडी करने में आसानी रहे। तो ये हम स्टडी इस अनुसार करेंगे कि बलबन को इतिहास में क्यों याद किया जाता है। बलबन के बारे में सबसे पहले हम उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। प्रारंभिक जीवन में ये है कि जो मुख्य जो इतिहासकार हैं निज़ामी, उनके अनुसार इनका जो वंश है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जब बलबन ने सुल्तान का पद धारण किया उसके बाद में अपने आप को आफरीसियाब का वंशज घोषित किया था। और ऐसा माना जाता है कि जो बलबन के दादा थे वो 10,000 तुर्की जो परिवारों का समूह था उसके प्रधान थे। उसके बाद में बलबन को कहीं बेच दिया गया और जो बलबन का मालिक था वो 1232-33 ईस्वी में जब दिल्ली आया तो बलबन को उसको अपने साथ ले आया। और यहाँ आने के बाद में जब इल्तुतमिश ने दासों को खरीदा तो उस खरीदारी के अंदर बलबन भी एक उसका दास था। अब आगे देखिए इसके विभिन्न पद, यानी कि कब ये किस पद पे रहा, अलग अलग जो अमीर जो सुल्तान हुए हैं उसके टाइम पीरियड में क्या क्या पद था। तो सबसे पहले जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश के समय ये खासदार के पद पे नियुक्त हुआ। इल्तुतमिश के बाद में जो रुकनुद्दीन फिरोज सुल्तान हुए उसने उसको बंदी बना लिया। उसके बाद में रजिया को सुल्तान बनाने में इसका मुख्य हाथ रहा है, इसलिए सुल्तान रजिया के टाइम वो खासदार के पद पे पुनः नियुक्त हो गया। और रजिया के समय में ही वो आमिर शिकार के पद पे भी नियुक्त किया गया। रजिया के बाद में जो बहराम शाह शासक बना उसके समय में भी जो है उसको शासक बनाने में उसका एक मुख्य योगदान रहा है। तो उस समय उसको बहराम शाह के समय उसको आमिर आखुर का पद दिया गया। और बहराम शाह के समय में ही उसने अपनी शक्ति और प्रतिभा का उसने जो उदाहरण है वो प्रस्तुत किया। उसकी वजह से सबसे पहले उसको रेवाड़ी का इक्ता दिया गया, देन फिर उसको हांसी का सूबेदार नियुक्त किया गया। इसी के समय उसे आमिर ए हज का पद भी मिला। बहराम शाह के बाद में जब नासरुद्दीन महमूद जो सुल्तान बनाया उसको सुल्तान बनाने में उसका बहुत मुख्य योगदान है, या सुल्तान बनाने वाले अमीरों में मुख्य जो था वो यही था। इसी वजह से जब नासरुद्दीन महमूद सुल्तान बना तो उसने इसको अपना मुख्य परामर्शदाता नियुक्त किया और एक नायब मामलकात का पद उसने नया एक पद बनाया। ये जो पद था वो एक उप सुल्तान के रूप में ही था, यानी कि सुल्तान अगर नहीं रहे तो उसकी शक्तियों का प्रयोग वो करेगा। और जो बलबन था, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासरुद्दीन महमूद के समय साथ कर दिया और उसी के उपलक्ष्य में नासरुद्दीन महमूद ने बलबन को उल्लू खां की उपाधि प्रदान की। नासरुद्दीन महमूद के समय में सारी जो शक्तियां थी वो बलबन के हाथों में थी। कुछ समय के लिए जो उसके साथ के तुर्की जो भी सरदार थे उसने उसके विरुद्ध षड्यंत्र करना शुरू कर दिया और नासरुद्दीन महमूद भी उनकी तरफ मिल गया। तो 1253 ईस्वी में जो नायब मामलकात के पद है उस पद के ऊपर से इसको हटा दिया गया और रेहान को इसके पद पे नियुक्त किया गया। लेकिन कुछ ही समय के बाद में, क्योंकि रेहान जो था वो एक भारतीय मुसलमान था और जो तुर्की अमीर है वो उसके अंडर में रह के नहीं काम करना चाहते थे, इसलिए उसको रेहान को पद से पुनः हटा दिया गया और बलबन को नायब मामलकात के पद पे नियुक्त किया गया। हालांकि ये इस पद पे रहा, लेकिन नासरुद्दीन महमूद के समय में शासन के जो भी सारे काम वगैरह थे, सभी आज्ञाएं वगैरह थी वो इसी के द्वारा दी जाती थी।
यही एक कारण है कि जब नासिरुद्दीन महमूद की 1266 ईस्वी में मृत्यु हुई, उस समय यह बिना किसी विरोध के सुल्तान बन गया, क्योंकि वहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी थे उनको इसके आदेश लेने की, इनके मानने की एक तरह से आदत पड़ी हुई थी। नेक्स्ट जो हम अध्ययन करेंगे बलबन के बारे में वो है इसके राज्यत्व, बलबन का राज्यत्व का सिद्धांत। राज्यत्व का सिद्धांत जो है वो है कि जो शासन है वो किस तरीके से चला जाए और राजा को अपने एज ए सुल्तान क्या क्या काम करना चाहिए। सबसे पहला है जो राज्यत्व का जो सिद्धांत है, उसका जो स्रोत है वो बनी की तारीख फिरोजशाही है। इस तारीख फिरोजशाही में ही उसके राज्यत्व के सिद्धांत के विभिन्न जो बिंदु हैं हमें वो मिलते हैं। दूसरा ये है कि बलबन ने ये जो राज्यत्व का सिद्धांत है ये फारस के राजाओं का जो राज्यत्व का सिद्धांत था उसी का अनुसरण किया है। अब इस राज्यत्व के सिद्धांत के कुछ एक प्रमुख बिंदु हैं, जैसे सबसे पहला है कि जो सुल्तान होता है वो जिले इला होता है, यानी कि सुल्तान जो है वो ईश्वर का प्रतिबिंब होता है। दूसरा इसका मेन पॉइंट है नियामत खुदाई। सुल्तान का पद नियामत खुदाई होता है, यानी कि सुल्तान जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। अगला ये है कि सुल्तान पर ईश्वर की कृपा का विशेष भंडार होता है, यानी कि ये ईश्वर की इच्छा है कि वो व्यक्ति सुल्तान बने। नेक्स्ट ये है कि सुल्तान के लिए दिखावटी मान मर्यादा का प्रदर्शन बहुत अधिक आवश्यक है। इसका मतलब उसे अपनी शान और शौकत वगैरह बनाए रखने के लिए दिखावटी मान मर्यादा चाहिए। इसके लिए इसको अपनाते हुए बलबन ने जो आम आदमी थे उनसे मिलना जुलना इसने बंद कर दिया। दरबार में ना तो खुद हंसी मजाक करता था और अपने दरबारी अधिकारियों सबके लिए उसने हंसी मजाक बंद कर दिया। वह हमेशा शाही पोशाक में रहता था और मुकुट और तलवार और अस्त्र सब कुछ धारण किए हुए रहता था और अपने साथ एक चारों तरफ अपने जो बॉडीगार्ड्स हैं उनकी सेना को लेके चलता था। नेक्स्ट ये है बलबन ने ये बताया कि सुल्तान के लिए उच्च वंश का होना बहुत अधिक आवश्यक है, इसलिए उसने जो टर्की के महान जो आफ्रेशिया वंश था उसका स्वयं को वंशज घोषित किया। खुद का ही उच्च वंश का होना जरूरी नहीं है, उसके अनुसार जो भी उसके राज्य में अधिकारी और कर्मचारी हैं वो भी उच्च वंश के होने चाहिए। इसलिए उसने सुल्तान बनने के बाद में क्या किया कि अपने सभी अधिकारियों और इनकी वंशावलियों की जांच करवाई और जो भी अधिकारी कर्मचारी निम्न वंशज का मिला उसको उन्होंने हटा दिया। ऐसे ही एक अधिकारी कमाल नामक अधिकारी का भी जिक्र होता है जो निम्न वंश का था, उसको उसने पद से हटा दिया। नेक्स्ट ये है कि फारस का जो दरबार था वो अपने शान शौकत और उसके लिए प्रसिद्ध था, तो उसने जो वहाँ के जो भी रीति रिवाज त्यौहार हैं वो अपनाने की कोशिश की। सबसे पहले उसने ईरानी त्यौहार है नौरोज, ये जो नौरोज का त्यौहार है ये इसने मनाना शुरू किया। नौरोज का जो त्यौहार है वो ये है कि जो मुसलमानों का हिजरी संवत होता है उसका जो पहला दिन है वो नव वर्ष के रूप में मनाना शुरू किया। नेक्स्ट दो परंपराएं भी उसने शुरू की। सबसे पहला है सिजदा। सिजदा का मतलब होता है कि एकदम जब किसी को प्रणाम किया जाता है तो यानी कि पूरा लेट के जो प्रणाम होता है उसको सिजदा कहा जाता है। पाबोस यानी कि किसी के लिए रिस्पेक्ट शो करने के लिए उसको पैरों को छूना। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि सुल्तान का न्यायप्रिय होना भी बहुत आवश्यक है, यानी कि ईश्वर ने उसको नियुक्त किया है तो इसलिए वो न्याय सबके लिए एकसार न्याय करेगा। उसके अनुसार उसके चाहे रिश्तेदार हों, चाहे उसके अमीर हों, चाहे जो भी अधिकारी हों या जनता हों, सभी इक्वल लेवल पे होती है और जो भी सज़ा मिलती है वो भी सभी को इक्वल सज़ा मिलनी चाहिए। नेक्स्ट ये है कि उसने खलीफा के आधिपत्य को स्वीकार किया। उसके अनुसार जो सुल्तान है वो खलीफा को ही आधिपत्य उसका स्वीकार करे और उसी के अनुसार अपना शासन चलाए। उसने उसके आधिपत्य को स्वीकार किया और जो भी सिक्के जारी किए उस पर खलीफा का नाम भी खुदवाया। और बलबन जो है वो सल्तनत काल का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने खलीफा के आधिपत्य को स्वीकार किया है। नेक्स्ट हम अगर पढ़ें बलबन के बारे में तो बलबन के क्या क्या कार्य थे, यानी बलबन ने क्या क्या काम किए। सबसे पहला जो था वो था बलबन ने तुर्क अमीरों की शक्ति का दमन किया। अब शक्ति का दमन उसने क्यों किया? शक्ति का दमन उसने इसलिए किया क्योंकि उसका जो प्रारंभिक जीवन था ये आप देखिए, वो कहाँ एक दास था और दास से नायब मामलकात के पद पे नियुक्त हुआ, यानी कि उसको इन अमीरों की शक्ति का ज्ञान भली भांति था
क्योंकि अमीर ही शक्तिशाली होते हैं। वो पहले एक को सुल्तान बनाते हैं, उसके खिलाफ षड्यंत्र रच के फिर दूसरे को सुल्तान बना देते हैं। इसलिए अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए इन तुर्की अमीरों को, इनको जो शक्ति है इनको विध्वंस करना या शक्ति को समाप्त करना बहुत अधिक आवश्यक था। तो बलबन नासिरुद्दीन महमूद के समय ही उसने इन तुर्कों की शक्ति का दमन करना शुरू कर दिया। किसी भी अपराध के लिए सजा दे दी, किसी को उसने जहर दे के मरवा दिया, किसी की उसने हत्या करवा दी। नेक्स्ट जो है सेना का पुनर्गठन। बलबन यह भली भांति पर जानता था कि एक तो बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा के लिए, दूसरा आंतरिक विद्रोहों का दमन करने के लिए, तीसरा जो भी अधिक अमीर जो हैं वो अपने आप को शक्तिशाली करने की कोशिश करें, उन सबको दबाने के लिए एक शक्तिशाली सेना होना बहुत अधिक जरूरी है। इसलिए इसने सुल्तान बनते ही क्या किया, सबसे पहले जो ये सैनिकों की संख्या है, ये संख्या में वृद्धि की उसने। वृद्धि करने के बाद में उसने स्वामिभक्त सैनिक रखे। दूसरा, वो सैनिकों की शिक्षा पे भी बहुत एक जोर देता था। ऐसा कहा जाता है कि वो हर सुबह सैनिकों की, घुड़सवार सैनिकों की सेना लेके रेवाड़ी तक जाता था और शाम तक वह वापस आ जाता था। ये ऐसा इसलिए करता था ताकि उन लोगों की प्रैक्टिस बनी रहे। इसके लिए उसने दीवाने आरिज नाम का एक विभाग भी विभाग जो है उसका गठन किया। और इस विभाग का जो अध्यक्ष होता था वो आरिज मुमालिक कहा जाता था। और इस आरिज मुमालिक के पद पे जो भी व्यक्ति नियुक्त होता था उसको वजीर के नियंत्रण से एकदम मुक्त कर दिया, ताकि वो जो वित्त से संबंधित जो चीजें हैं वो अपने विवेक के अनुसार सेना के पुनर्गठन में काम ले सके। एक दूसरी चीज और, जो बलबन ने पहला आरिज मुमालिक नियुक्त किया वो इमादुल मुल्क को नियुक्त किया। और आप सबको ध्यान ही होगा ये इमादुल मुल्क कौन है। ये इमादुल मुल्क अमीर खुसरो के नाना है। नेक्स्ट है गुप्तचर विभाग। बलबन अपने शासन को, शासन जो था उसको सुदृढ़ करने के लिए, उसके अगेंस्ट कोई रिवॉल्ट नहीं करे, उसके लिए ये जानता था कि जो गुप्तचर विभाग है वो होना जरूरी है। इसलिए इसने दीवाने बरीद नाम का एक गुप्तचर विभाग स्थापित किया और इसका जो अध्यक्ष होता था वो बरीद मुमालिक होता था। नेक्स्ट इसका एक ये है बलबन का कि भाई मंगोल आक्रमणों से उसने अपने राज्य की सुरक्षा कैसे की। तो बलबन का जो समय था, बलबन के समय एक हलाकू नाम का मंगोल नेता था, वो मिस्र में हार गया था और उसके हारने की वजह से ही जो मंगोल सैनिक थे वो हतोत्साहित हो गए थे। तो उस समय बहुत अधिक मंगोल आक्रमण का भय तो नहीं था, लेकिन जो बलबन है वो मंगोलों की शक्ति से भली भांति प्रचलित था, इसलिए वो एडवांस में ही अपनी तैयारी करके रखता था। तो मंगोल आक्रमण के लिए उसने क्या किया, जो ये उसका उत्तरी पश्चिमी जो सीमांत प्रांत है उसको उसने क्या करा, किलों की पंक्तियां बना दी उस पे, यानी कि बहुत अधिक उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत पे बहुत अधिक किले बनाए। किलों में सैनिकों की संख्या काफी कर दी गई ताकि जब भी आक्रमण हो तो रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहें। दूसरा, ये जो उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत है इसको 2 भागों में विभक्त कर दिया। तो जो पहला भाग है उसका जो गवर्नर है अपने पुत्र बुगरा खां को नियुक्त किया, और जो दूसरा भाग है वहां पे भी अपने पुत्र को गवर्नर मोहम्मद खां को नियुक्त किया, यानी कि उसके 2 पुत्र इन दोनों भागों के गवर्नर बन गए। उनके साथ बहुत अधिक सैनिक रखे गए। एक इसने क्या किया कि हमेशा वह खूब सारे तुर्की सैनिकों की एक सेना लेकर हमेशा वह दिल्ली में ही रहा। उसने साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण नहीं किया, सो दैट कि कभी भी मंगोल आक्रमण इधर से होते हैं तो वो दिल्ली से सेना लेकर तुरंत वहां पे पहुंच जाए। ये इसके मंगोल आक्रमण है। एक और इसके बलबन के बारे में क्वेश्चन आता है कि सल्तनत के सुदृढ़ीकरण में बलबन का क्या योगदान था। तो इस सल्तनत के सुदृढ़ीकरण में जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको हम सारा उस चीज को कंसाइज करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम उसके सामने समस्याएं बताएंगे कि बलबन के सामने क्या क्या समस्याएं थी। तो उसकी मुख्यतः जो समस्याएं थी, सबसे पहला तो एक ये था कि हिंदुओं ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिए थे। जैसे अवध, दोआ, कटेहर, ये जो प्रांत था यहाँ हिंदुओं ने विद्रोह कर दिए थे। दूसरा जो है वो है कि सुल्तान की जो प्रतिष्ठा थी वो बिल्कुल गिर गई थी, क्योंकि बलबन, इल्तुतमिश और बलबन के बीच में जो भी सुल्तान हुए बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं थे और तुर्की अमीर उस टाइम शक्तिशाली हो गए थे। तीसरी जो समस्या है उसके टाइम वो ये है कि जो मंगोलों का आक्रमण का भय है वो हमेशा बना रहा।
नेक्स्ट जो समस्या है वो है ये है कि अपने जो उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेटअप प्रॉपर चलता रहे। तो धीरे धीरे करके उसने इन्हीं सभी समस्याओं का इसने हल किया, और समस्याओं के हल करने के लिए उसने सबसे पहले जो हिंदुओं का ये विद्रोह हुआ था उस प्रांत में जाकर उन हिंदुओं को पुनः अपने पद से हटा दिया, और जो तुर्क अमीरों को या सरदारों को जिनको हटाया था उनको वापस नियुक्त कर दिया गया। एक दूसरा ये है कि इस सल्तनत के सुदृढ़ी करने के लिए उसने राजत्व का सिद्धांत निभाया, और एक रक्त और तलवार की नीति, ब्लड एंड आयरन की जो पॉलिसी है वो भी इसकी बलबन की ही आयरन इसकी पॉलिसी के अंदर आती है। ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी ये है कि उसने जो भी डिसीजन लिए बहुत ही स्ट्रिक्टली डिसीजन लिए, और सुल्तान को ही सभी चीज़ों में उसने ऊपर रखा। वो जिल्ले अल्लाह है, नियामत खुदाई है, ईश्वर की कृपा उस पर है, आफरीसी आपका वंशज है, वो ये सब चीज़ें उसने सुल्तान के लिए बताई, और उसने इन सभी विभागों का गठन किया। इस वजह से सल्तनत का जो सुदृढ़ीकरण है वो बलबन के टाइम में अच्छे से हो पाया। धन्यवाद।